वो अमावस की काली स्याह रात थी। गैरांग फैक्ट्री से काम करके घर लौट रहा था। उसके गांव हल्दिया से 4 किलोमीटर दूर एक औद्योगिक क्षेत्र था। यहाँ की एक फैक्ट्री में वो चौकीदारी का काम करता था। अक्सर वो 10 बजे काम से घर लौट आता, लेकिन आज दूसरे चौकीदार को लेट हो जाने से उसे घर लौटने में रात के 12 बज गए थे। वो सुनसान सड़क के बीचों बीच धीमी आवाज में गुनगुनाते हुए तेज कदमों से चल रहा था। अचानक से वो चलते चलते रुक गया। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसे अचानक से क्यों रुक गया। उसने ध्यान दिया कि वो गांव के शमशान घाट के बिल्कुल सामने खड़ा था। रोज उसका यहीं से गुजरना होता था और ये पहली बार नहीं था जब उसे घर लौटने में इतनी रात हो गई हो। उसके बाद की ड्यूटी करने वाला चौकीदार बहुत ही निकम्मे किस्म का था। बहुत बार ड्यूटी देर से आता था। कई बार गैरांग इसी रास्ते से रात के 12 बजे के बाद भी घर लौटा था, लेकिन इससे पहले कभी भी उसे ये शमशान इतना डरावना नहीं लगा जितना आज लग रहा था। उसकी नज़रें शमशान के दरवाजे पर टिकी हुई थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये रात का अंधेरा उसे अपनी चपेट में लेने को आमादा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने सब बातों को नज़रअंदाज किया और एक बार फिर से आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके सामने अंधेरे में कोई खड़ा था। कौन 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 है? गैरांग ने डरते डरते अपने कदम बढ़ाए। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसे वो अच्छे से जानता था। शिल्पा, बेटी, तुम इतनी रात का यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की गैरांग के गांव के सरपंच किशोर सिंह की बेटी थी, जिसकी 2 दिन बाद शादी होने वाली थी। गैरांग को ये बात खटक रही थी कि वो इतनी रात गए अकेले गांव से बाहर क्या कर रहे थे। किसी से मिलने आई थी? जब शिल्पा ने कुछ देर जवाब नहीं दिया तो गैरांग ने अपने मन में उपजे शक के हिसाब से सवाल पूछा, लेकिन इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। शिल्पा गुमसुम सी उसके सामने खड़ी थी। गैरांग को अपना शक सही लग रहा था, लेकिन अभी वो शिल्पा से सवाल जवाब कर उसे डराना नहीं चाहता था। उसने तय किया कि वो इस बारे में सीधे सरपंच से बात करेगा। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। गैरांग के कहने पर शिल्पा उसके साथ चल पड़ी। वो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों सरपंच साहब के घर के सामने पहुंच गए। गैरांग ये देखकर हैरान था कि सरपंच जी का घर भी पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। अंदर से उसे किसी के रोने की आवाज़ आ रहे थे, जिसने उसे और भी असमंजस में डाल दिया। इस बारे में पता करने के लिए वो शिल्पा से सवाल करने के लिए पीछे मुड़ा। शिल्पा बेटी, ये... लेकिन शिल्पा वहाँ पर थी ही नहीं। गैरांग इधर उधर देखने लगा, पर उसे शिल्पा दिखी ही नहीं। लगता है जैसे घर से निकली थी वैसे ही घर में भी चली गई। ये आजकल के बच्चे, इससे पहले कि ये लड़की अपनी शादी से पहले कोई कांड कर बैठे, इसके माँ बाप को बताना होगा। कोई बात नहीं, कल बता दूंगा। आज बहुत रात हो गई, अब मैं घर चलता हूँ। इतना कहकर गैरांग अपने घर की ओर चल पड़ा। वहीं दूसरी ओर हल्दिया गांव के ही एक घर में दरवाज़ा खटखटाने की हल्की सी आवाज़ से एक महिला की नींद टूट गई। वो जल्दी से उठकर खड़ी होकर बाहर आई तो देखा कि कोई कंबल में लिपटा हुआ अंदर चला रहा था। उसने पास लगे बटन को दबाकर बल्ब जला दिया, जिससे उजाला पूरे आंगन में फैल गया। अचानक से हुई रोशनी से वो कंबल में लिपटा आदमी चौंक उठा और डर से इधर उधर देखने लगा।
गगन, इतनी रात के कहाँ से आ रहे हो? भाभी, वो क्या हुआ गगन? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अपनी भाभी की बात सुनकर गगन के माथे पर छलक आए पसीने को साफ किया और खुद को सामान्य करने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं भाभी, सोहन लाल के घर गया था, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इतना कहकर वो जल्दी से अपने कमरे में चला गया। उसकी भाभी देवकी गगन के व्यवहार से उलझन में पड़ गई। उसने बल्ब बंद किया ही था कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा हो। उसने पलट कर देखा तो घर का मेन दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि उसे यकीन था कि जब वो गगन से बात कर रहे थे तब तो दरवाज़ा बंद था। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। उस स्याह अंधेरे में भी किसी की आकृति वो देख पा रहे थे। उसने फिर से बल्ब जलाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बिजली का बल्ब अपने आप ही जलने बुझने लगा। देवकी का पूरा शरीर डर से कांपने लगा और वह हनुमान चालीसा का उच्चारण करने लगी। कुछ ही पल बाद घर का मेन दरवाज़ा जोर की आवाज़ के साथ बंद हो गया। लाइट बल्ब भी जोर के धमाके के साथ फूट गए और एक बार फिर से पूरा घर अंधेरे के चपेट में चला गया। मगर इतनी आवाज़ों के बाद भी घर का कोई सदस्य नींद से नहीं जागा। देवकी को ये बात खटक रहे थे। वहीं दूसरी ओर गैरांग ने घर पहुंचकर नहा धोकर खाना खाया। उसने एक बात पर ध्यान दिया कि वो जब से आया था तब से उसकी पत्नी कुछ उदास उदास सी थी। सोने जाते समय उसने इस बारे में अपनी पत्नी से पूछा, क्या बात है तीजा, तुम्हारा चेहरा आज उतरा हुआ क्यों है? जी वो मैं आपको बताने ही वाली थी, आज मैं तो क्या पूरा गांव ही शोक में डूबा हुआ है। पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बता क्या हुआ है। जो बात गैरांग की पत्नी ने बताई उसे सुनकर उसके बाद तो जैसे उसके पैरों तले की ज़मीन ही निकल गई। उसका पूरा खून ठंडा पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर सरपंच की बेटी ने आज दोपहर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली तो फिर वो कौन थे जो शमशान घाट के पास मिले थे और जिसे वो सरपंच के घर तक छोड़ आया था। 24 दिसंबर की वो सर्द सुनहरी शाम थी। सूरज अपनी आंख मूंद कर पहाड़ियों के पीछे जाकर सो चुका था और चांद पहरेदारी पर तैनात हिमालय के पीछे से धीमे धीमे अपनी झलक दे रहा था। मैं अपने कमरे की खिड़की के बाहर हिमालय की चोटियों में बर्फ से ढकी हुई चादर को चांद की रोशनी में साफ साफ देख सकता था। मैं अपने गर्म आरामदायक बिस्तर पर रज़ाई ओढ़े एक दिलचस्प किताब पढ़ रहा था। उस किताब को पढ़ते पढ़ते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। मेरी रज़ाई के अंदर गर्माहट देती हुई एक रबर की गर्म पानी की बोतल थी। एकाएक ही मुझे याद आया। मैंने किताब बंद की और तुरंत अपने बिस्तर से बाहर निकला और आईने के सामने जाकर फटाफट खुद का हाल ठीक किया और अलमारी से बाहर जाने के लिए गर्म कपड़े निकाल कर पहन लिया। बाहर ठंड बहुत थी, इसलिए मैंने 2 गर्म स्वेटर पहनी और गले में एक मफलर लपेटा और फिर एक जैकेट पहनकर घर से बाहर निकला। चांद की चांदनी में सड़क चमक रहे थे और मैं उस पर चलता हुआ जा रहा था। दरअसल मैं एक पार्टी में जा रहा था जिसका इनविटेशन मुझे कल ही मिला था। वो इनविटेशन कपाड़िया का था। आज शाम से मैं उस किताब को पढ़ने में इतना खो गया था कि मुझे पार्टी में जाने का
ध्यान ही नहीं रहा। वैसे मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई थी। उस सर्द अंधेरी रात में मैं कपाड़िया के घर की तरफ बढ़ रहा था। उनका घर मेरे घर से करीब 1 मील दूर था और अभी मैंने आधा ही मील तय किया था कि मैंने सड़क के बीचों बीच एक लड़की को खड़े देखा। मैं उसी तरफ देखे जा रहा था। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा तो देखा कि वो एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जिसकी उम्र करीब 19 से 20 साल की रही होगी। देखने में काफ़ी सुंदर थी। उसने बैगनी रंग की एक ड्रेस पहनी हुई थी जो कि उस पर बेहद जच रही थी। उसके घने लंबे काले बाल उसके कमर तक झूल रहे थे। मुझे पास देख उस लड़की के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान उभर आई। मैं भी मुस्कुराया और कहा, आज ठंड काफ़ी है ना? उस लड़की ने मुझसे पूछा, क्या आप कपाड़िया की पार्टी में जा रहे हैं? मैंने हाँ में इशारा किया। फिर मैंने पूछा, आपकी ड्रेस देखकर लग रहा है कि आप भी पार्टी में ही जा रही हैं, तो चलिए क्यों ना साथ में चलते हैं। कुछ कदम चलने के बाद हमें ऊंची ऊंची देवदार के पेड़ों के बीच से कपाड़िया का भव्य मकान दिखाई देने लगा। मैंने उस लड़की से कहा, हमने एक दूसरे का नाम तक नहीं पूछा। मेरा नाम अविन है। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम सौम्या है। मैंने उस लड़की को उन पहाड़ियों पर पहले कभी नहीं देखा था। मुझे इन पहाड़ियों में आए हुए कुछ महीने ही हुए थे और इस बीच शायद उसका और मेरा कभी आमना सामना नहीं हुआ होगा, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से अपरिचित थे। हम दोनों कपाड़िया के घर पहुँचे। वहाँ की रौनक देखने लायक थी, पर वहाँ पर कोई भी सौम्या को जानता नहीं था। सबको यही लग रहा था कि वो मेरे साथ है तो मेरी ही दोस्त होगी। हम भले ही कुछ देर पहले ही मिले थे, मगर हम दोस्त थे। सौम्या उस पार्टी का भरपूर मजा ले रहे थे, मगर उसने कुछ भी खाया नहीं और ना ही कुछ पिया। वो बस म्यूज़िक की धुन पर झूमे जा रहे थे। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो बेहद ही खुश लग रहे थे। वो कभी कभी संगीत की धुन पर ताली बजाते तो कभी यहाँ वहाँ झूमते फिरते। मुझे उसे देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा था। मैं दूर खड़ा हाथ में वाइन का ग्लास पकड़े बस उसे देखे जा रहा था। मुझे वो अच्छी लगने लगी थी। घड़ी में कब रात के 12 बज गए कुछ पता ही नहीं चला। अब मुझे लगने लगा कि वापस घर चलना चाहिए। मैंने अपना ड्रिंक ख़त्म किया, इसलिए मुझे लग रहा था कि घर पहुंचकर मैं बस अपने कमरे में जाकर सो जाऊं। मैंने वहां पर मौजूद अपने दोस्तों को क्रिसमस की बधाई दी और सबको बाय बोलकर घर जाने के लिए वहां से बाहर निकला तो सौम्या ने मेरे हाथ को पकड़ लिया और वो बोली, मैं भी चलती हूँ। हम दोनों कपाड़िया के घर से निकलकर जाने लगे। रास्ते में मैंने सौम्या से पूछा, तुम रहती कहाँ हो? सौम्या ने सामने की तरफ पहाड़ी पर इशारा करते हुए बोला, वो ऊपर पहाड़ी दिख रही है ना, बस उसके पीछे ही मेरा घर है। ठंडी हवाएं चलने लगी थी। मैंने सौम्या की तरफ देखा तो उसके कपड़े ठंड रोकने के लिए काफ़ी नहीं थे। मैंने सौम्या से कहा, तुम इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो, मगर इसमें ठंड लग सकती है। लो मेरा जैकेट ले लो। मैंने अपना जैकेट उतारा और सौम्या की तरफ बढ़ा दिया। उसने भी जैकेट ले लिया और बिना किसी झिझक के उसे पहन लिया। अब हम दोनों घर की तरफ बढ़ने लगे कि थोड़ी दूरी पर पहुंचकर सौम्या ने अचानक कहा, रुको। मैंने गौर किया कि ये वही जगह थी जहां कुछ घंटे पहले मैं सौम्या से मिला था। मैंने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या मेरी आंखों में गहराई तक देखती रही और फिर बोली, अब तुम जाओ, मैं यहाँ से अपने घर के लिए शॉर्टकट रास्ता ले लूँगी।
मैंने सौम्या से कहा, तुम्हें पक्का यकीन है कि यह रास्ता तुम्हारे घर की तरफ जाता है? इस पर वो बोली, मैं इस रास्ते को बहुत अच्छे से जानती हूँ। हर मोड़, हर पत्थर, हर रास्ते पर मुझे अच्छे से याद है। मैं इस रास्ते से आती जाती रहती हूँ, और फिर आज की रात तो चांद की रात है, तो मैं आराम से चली जाऊँगी। फिर मैंने कहा, ठीक है, लेकिन ठंड काफ़ी है, तुम्हें जैकेट पहने रखना, मैं कल आकर तुमसे ये ले लूँगा। मेरी इस बात को सुनकर वो थोड़ा सा झिझक गई। फिर कुछ पल सोचकर उसने हाँ में गर्दन हिला दी और अपने रास्ते चल दी। मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके जाने के बाद मैं भी अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर मैं बिस्तर में घुसा, मगर मुझे नींद नहीं आ रहे थे। मेरे दिमाग में बस वो लड़की सौम्या ही घूम रहे थे। मुझे उससे दोबारा मिलने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कल सवेरे अपना जैकेट लेने के बहाने उसके घर जाऊंगा, उससे मिलूंगा, और फिर मैं सो गया। अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही आंखें खुली। फिर मैं सौम्या से मिलने के लिए उसके घर के रास्ते उस पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। मैं उस रास्ते पर गया जहाँ से पिछली रात सौम्या गए थे। उस रास्ते पर चलते चलते मैंने देखा रास्ते में काफ़ी झाड़ियाँ दिख रहे थे और वो रास्ता बेहद ही ख़राब था। पता नहीं सौम्या उस रास्ते पर कल अपने घर कैसे पहुंची होगी। उस रास्ते पर चलते चलते मैं एक छोटी नहर के पास पहुंचा। उसकी दूसरी तरफ एक पुराने सा मकान दिख रहा था। नहर को पार करने के बाद मैं उस पुराने घर के पास पहुंचा। मैंने उसके लोहे के गेट को खोला और अंदर दाखिल हो गया। मैंने देखा कि वो बहुत पुराना और खंडर नुमा मकान था। उसकी छत टूट चुकी थी और एक चिमनी थी, वो भी टूटी हुई। घर के सामने टूटे हुए खंभे थे जिनके ऊपर किसी ज़माने में छत हुआ करती होगी। मुझे लगने लगा शायद सौम्या ने मेरे साथ कोई मजाक किया होगा या फिर मैं किसी गलत घर में घुस आया। इसलिए मैंने आसपास किसी से सौम्या के बारे में पूछने का सोचा। उस टूटे हुए घर से थोड़ी दूरी पर एक घर था। मैं वहाँ चला गया। मैं उनसे सौम्या के बारे में पूछने के लिए चल दिया। उस घर में एक औरत थी। मैंने उनसे सौम्या के बारे में और सामने वाले टूटे घर के बारे में पूछा, मगर वो सौम्या के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने बोला कि शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। उस घर में कोई नहीं रहता। एक ज़माने की बात है, करीब 30 साल पहले वहाँ पर एक फैमिली रहते थे अपनी एक जवान बेटी के साथ। मगर उनकी बेटी की मौत हो जाने के बाद वो लोग उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए और फिर वहाँ अब कोई नहीं रहता। तब से वो घर बस खराब होता चला गया। उनकी बेटी का नाम भी सौम्या ही था, लेकिन जो सौम्या तुम्हें मिली होगी वो कोई और होगी, क्योंकि उस टूटे घर में रहने वाली सौम्या को मरे तो कई साल हो गए। उसकी कब्र वहाँ नीचे जाने वाले रास्ते के बीच में पड़ने वाले उस कब्रिस्तान में है। उस औरत ने मुझे बताया तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और उस रास्ते पर चल दिया जहाँ उस औरत ने बताया कि एक कब्रिस्तान है। मैं उस रास्ते पर जाना नहीं चाहता था, मगर हिम्मत जताकर मैं आगे बढ़ा और मैं कब्रिस्तान के करीब पहुंचा। वहाँ पर एक छोटा सा कब्रिस्तान था जो ऊंचे ऊंचे देवदारों के पेड़ों से घिरा हुआ था। उस कब्रिस्तान में वहाँ काफ़ी पुरानी कब्रें थे। मैं उन कब्रों के बीच में जाकर सौम्या की कब्र ढूंढ रहा था और मुझे वो कब्र मिल भी गई। उसकी कब्र में एक बड़ा पत्थर लगा हुआ था। उस पत्थर पर सौम्या का नाम भी लिखा हुआ था। वो कब्र सालों पुरानी थी और कई मौसम बदले
लेकिन फिर भी वो कब्र बिल्कुल नई की नई ही लग रहे थे और उसमें उकेरा गया सौम्या का नाम ऐसा लग रहा था कि जैसे आज ही उकेरा गया हो। किसी भी मौसम के मार का कब्र पर असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो एक बहुत ही प्यारी और खुश मिजाज लड़की की कब्र थी। मैं काफ़ी देर तक वहीं उस कब्र के पास बैठा निहारता रहा, पर मुझे पिछले रात सौम्या के साथ बिताए खूबसूरत पल याद आने लगे और ना जाने कब मेरी आंखें भर आई। मैं खुद को संभाला और उस कब्र के पास से वापस जाने के लिए मुड़ने ही वाला था कि मेरी नज़र उस कब्र के पत्थर के पीछे किसी चीज़ पर पड़ी। मैं उसके करीब गया तो पाया उसकी कब्र के पत्थर के पीछे मेरा जैकेट बहुत अच्छे से तय करके रखा हुआ था। मैंने उस जैकेट को उठाया और तभी एक ठंडी हवा का झोंका मेरे गालों को छू कर निकल गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे गालों को कोई हाथ छू कर निकला हो। उस दिन के बाद से मुझे सौम्या फिर कभी नहीं दिखी, मगर आज भी वो मेरी यादों में जिंदा है।